force on charge Q by electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी, that force is QE. This is force on charge Q by electric field. मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेरी? दीपक, सनाउल, समीन? रेहान, कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रही है। जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी ना, एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्सेस भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, माइनस ऑफ एफ ई। तो यहां जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस ऑफ क्यू ई। External forces minus of QE. That's first equation. E अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो F external is a variable force. F external is a variable force. X external vary करेगी. So work done in carrying Q from A to B. Q को A से B तक लेकर जाना है, A से B तक ले जाने में कुछ वर्क डन करना होगा। तो Q को A से B तक ले जाने का जो वर्क डन होगा, that work done is integral of F external dot dx from A से लेकर B तक। या अगर मैं x एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लेके जा रहा, कोई रैंडम एक्सिस के अलॉन्ग लेके जा रहा हूं, तो dx की जगह मैं इसे dr कह देता हूं, A से B तक। ये वर्क डन आ गया। F एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ डॉट जो देखो, ये जो फोर्स है ना, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म होती तो स्ट्रेट होती। इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे, अली जब फोर्स वेरिएबल होती है तो वर्क डन में इंटीग्रल्स लगाने होते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो डायरेक्टली आ जाता वर्क डन। तो वर्क डन इज A to B इंटीग्रल ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dr। F एक्सटर्नल कितना है? माइनस QE। और याद रखना, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। 1 को आप 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इंटीग्रल ऑफ A to B minus of QE dot dr. So this is work done by external force in carrying charge from A to B now. अगर यही आपसे पूछ ले कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो अगर वो कहता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, देन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसका नेगेटिव ले लो। तो जब आप इसका नेगेटिव ले लोगे, दिस इज A to B, इट्स QE डॉट dr. So that's electric field. Work done by electric field is QE dot dr now. External force is minus of QE dot dr. That's work done by external force. तो ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। यहां तक मुझे डाउट्स बताओ। वेरिएबल फोर्स से डॉर्जे एक बार रिपीट कर दिया था। अली पूछ रहा है इंटीग्रल क्यों किया? अली फील्ड वेरिएबल थी तो फोर्स भी वेरिएबल है। जब वेरिएबल फोर्स होती है तो वर्क डन में इंटीग्रल्स यूज करना होता है। और मुझे डाउट्स बताओ, उसमें क्या क्या डाउट्स हैं? हनूर क्लियर है सब? हुमा, जिगमत, डॉर्जे? लास्ट स्टेप।
अच्छा, आ रहा हूँ मरियम, तुम्हारे भी क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। देखो लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल जो फोर्स है ना, ये वाली एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के वर्क डन में भी तो नेगेटिव साइन का फर्क होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्सेस, दोनों के वर्क डन में नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर इसका एक नेगेटिव और लगा दिया, तो ये क्यू ई डॉट डी आर आ गया। हरनूर एंड जोया, क्लियर हुआ यहां तक? हाँ, अब मरियम पूछ रही है क्या गारंटी है कि माइनस क्यू फोर्स से ये चार्ज ए से बी तक जाएगा। जोया देखो, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहां गारंटीड कर दिया ना, कि जो हमने फोर्स अप्लाई कर दी वो बिल्कुल इसके इक्वल है। भाई नेट फोर्स जीरो बिना एक्सिलरेशन के जाएगा, यहां मैंने इस गारंटी दे दी। अगर मैं ये कहता एफ एक्सटर्नल इज लेस देन क्यू ई तब नहीं जाता, लेकिन इक्वल दिया हुआ ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, तब तो मूव। हाँ हाँ, अभी मरियम मिला आंसर क्वेश्चन का? ये आवाज चली गई थी? अच्छा, आवाज ही नहीं आई। ओके 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 ओके। भाई मैं कह रहा हूँ ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, आपने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल लिया है। इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में एक्ट कर रही है, उतनी आपने एक्सटर्नल फोर्स ले ली। तो यहां से आपने गारंटी कर दिया कि ये मूव करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम होती तब मूव नहीं करता बी तक। लेकिन जैसे ही आपने ये कंडीशन लगा दी, जिस गारंटी की बात आप कर रहे हो मरियम, वो यहां से मिल रही है, मूव करेगा ही करेगा, हर हाल में बी तक जाएगा। आप क्लियर हुआ? अगर फ्रिक्शन हो तो वर्क डन पर क्या इफेक्ट होगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस एक टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय फ्रिक्शन और आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन भी हुआ ना तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना ही है, बस एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन और आपको कैलकुलेट करना होगा, टोटल फोर्स हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है शिवा? रेहान तुम्हारा हुआ? हाँ, अब आया क्वेश्चन। इक्वल होगा तो फोर्स कैंसिल करेगी, मूव कैसे करेगा? किसी का दिमाग नहीं चला यहां तक सिवाय मरियम के। किसी ने इस लाइन पर ध्यान ही नहीं दिया। सनाउल सो रहा है क्या? इस लाइन पर सिवाय मरियम के किसी और ने ध्यान ही नहीं दिया यहां पर, कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। अगर एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ क्यू ई है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। हाँ, तो देखो इसका आंसर ये है कि जब मैं ऐसे लिख रहा हूं ना, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई, तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सिलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सिलरेशन जीरो। स्टार्टिंग में मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करी एफ एक्सटर्नल, जो थोड़ी सी ज्यादा थी क्यूई के, और जब चार्ज मूव करने लगा तो मैंने दोबारा से एफ एक्सटर्नल को क्यूई के इक्वल कर दिया। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होती, फोर्स चाहिए होती है वेलोसिटी चेंज करने के लिए। तो एक बार और सुन लो मरियम, अगर ये ऊपर वाला स्टेटमेंट अब भी नहीं समझ में आ रहा। ये चार्ज है, इसमें यहां 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, यहां मैंने 5.00001 लगाया, मूव कर गया। एक बार जब ये मूव कर गया तो मैं दोबारा 5 न्यूटन कर दूंगा। नेट फोर्स जीरो है तो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसको लिखने का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, ये मूव कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन। मरियम हुआ क्लियर ये? और मुझे ये भी बता दो, इतना हो गया हो तो इसे रब करते हैं।
अच्छा, अब अगर इसी में ई यूनिफॉर्म हो जाए, इफ ई इज यूनिफॉर्म, इसी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो मुझे बताओगे क्या चेंज आएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स में, हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो ये जो था ना, इंटीग्रल हटेगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा। अगर ई यूनिफॉर्म है तो माइनस क्यू ई को तुम इंटीग्रल से बाहर ला सकते हो, तो ये हो जाएगा डॉट डी आर। ए से लेकर बी, ए से बी का मतलब है आर ए से लेकर आर बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ क्यू ई डॉट आर बी माइनस आर ए। और इसे तुम ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ क्यू ई डॉट डेल्टा आर। ये तब होगा जब फील्ड यूनिफॉर्म है, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो ई को बाहर ला सकते हैं। जल्दी लिख डालो इतना, फिर कुछ प्रॉपर्टीज और देखेंगे। आज की क्लास काफी थ्योरेटिकल होगी, काफी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इतना लिखो और मुझे बताओ इतना हो जाए तो। भाई बताओ इतना हो जाए, रब करता हूं पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे। सनाउल, आयशा, सबका हो गया? और भाई जो लोग लेट आते हैं यार, क्या तरीका है? मतलब आप 10-15 मिनट लेट आ रहे हो, आपने शुरू की सारी चीजें मिस कर दी, हो सकता है आज का पूरा लेक्चर छूट जाए। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंजर्वेटिव फील्ड एंड पोटेंशियल। तो देखो भाई, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब समझो। हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, इट्स कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मींस कि अगर मैं कोई पाथ चूज कर लूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और एक चार्ज ले लूं क्यू, क्यू को ए से लेकर बी तक मैं किसी भी पाथ से लेके जाऊं, मैं स्ट्रेट ले जाऊं ए से बी डायरेक्ट, या मैं ए से लेकर बी तक इसको ऐसे ऐसे ले जाऊं, या मैं ए से लेकर बी तक इसको ऐसे ले जाऊं, किसी भी पाथ से ले जाऊं, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सेम आएगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। So conservative field is conservative field means work done in a conservative field is independent of path. एक कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मींस मैं फर्स्ट पाथ से लूं, सेकेंड पाथ से लूं, या थर्ड पाथ से लूं, वर्क डन हर हाल में सेम आएगा, वर्क डन चेंज नहीं करेगा अगर फील्ड कंजर्वेटिव है। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब एक प्रॉपर्टी और है कंजर्वेटिव फील्ड की,
भाई ये कंजर्वेटिव फील्ड समझ में आ गया? जैसे मैं कह रहा हूं कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसमें आप किसी भी पाथ से बॉडी को ले जाओ, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन सेम रहेगा. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और हम इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर पाथ क्लोज कर दें, फिर नहीं होगा मरियम. ये कंजर्वेटिव तभी होगा जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा तुमने कुछ ले ली तो फिर नहीं है, फिर तो कोई और फोर्स आ गई ना. इलेक्ट्रिक फोर्स होनी चाहिए, या सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स हो जिसे आपने बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल रखा हुआ. इन सब में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा. बट इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा कुछ और आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गई, फ्रिक्शन फोर्स आ गई, तो फिर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट नहीं होगा. हाँ जी मरियम, हुआ? और एक चीज और है, इन अ क्लोज पाथ work done in a conservative field is zero. अगर हम एक क्लोज पाथ ले लें तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी जीरो. सो लेट्स से इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड. अच्छा, मैं तुम लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए. अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो खुद को अनम्यूट करके पूछ लेना, लेकिन बैकग्राउंड साउंड ना आए. बड़ा परेशानी हो जाती है फिर खींचने में. देखो कितना आसान है, खुद को अनम्यूट रखो जब क्वेश्चन पूछ, म्यूट रखो जब क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करो, फिर म्यूट कर दो. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं एक बॉडी को ए से बी लेके जाता हूं, ऐसे ले गया, बी से ए ले आता हूं, ऐसे ले आया. पाथ कैसा लिया मैंने? क्लोज पाथ. तो जैसे ही मैंने क्लोज पाथ लिया तो वर्क डन कैसे लिखते हैं इसमें? माइनस ऑफ क्यू ई डॉट डी आर. क्लोज पाथ है तो इंटीग्रल पर यहां क्लोज लगा देंगे. ये क्लोज सिर्फ ये बताएगा दैट दिस इंटीग्रल इज ओवर अ क्लोज पाथ, और ये वर्क डन हर हाल में जीरो आएगा. तो अगर आपने एक कंजर्वेटिव फील्ड ले ली, चार्ज को आप घुमाकर उसी जगह ले जाते हैं जहां से शुरू किया था, तो वर्क डन जीरो होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं फ्रिक्शन ले लूं तो ये जीरो नहीं होगा. बहुत ढंग से दिमाग में बैठ जाए, फ्रिक्शन होगा तो जीरो नहीं होगा. सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी के वर्क डन जीरो आएगा. अब अगर ये वर्क डन जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन, वो सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम इक्वेशन टू, सेकेंड इक्वेशन से तुम लिख सकते हो इट्स क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू जीरो. तो यहां आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ, हाँ मरियम, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो, इफ इट इज यूनिफॉर्म तो हर हाल में वर्क डन जीरो होगा. जितना ए से बी तक लाने में होगा उसका उल्टा बी से ए तक आने में होगा, टोटल जीरो हो जाएगा. तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये था एक सेकंड में एक स्टेप बढ़ा देता हूं. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में भी जीरो होगा, इसीलिए मैंने इंटीग्रल यूज किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. इवन इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म तो जीरो होगा. इस क्यू को बाहर ले जाके जीरो कर सकते हो. ये होगा माइनस क्यू, तो चार्ज तो कांस्टेंट है ना, ई डॉट डी आर इक्वल टू जीरो. यहां लिख दिया तुमने क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज जीरो. क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इज जीरो. तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over closed path. This is again a characteristics of conservative field.
अगर आपके पास कोई कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ पर हमेशा 0 मिलेगा। इतना लिखो। तो यहां से जो चीज आपके काम की है वो एक ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। आपको ये याद होना चाहिए कि फील्ड कंजर्वेटिव है तो वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि फील्ड कंजर्वेटिव है तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा। और आपको ये भी पता हो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज 0। चलो भाई इतना लिख डालो फिर आगे बढ़ेंगे। आयशा, लाइन इंटीग्रल सिंपली मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तुमने एक पूरी लाइन के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया। लाइन इंटीग्रल का मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी आर, ई डॉट डी आर कैलकुलेट किया और पूरी लाइन पर इंटीग्रेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी आर, उसके साथ डॉट लिया, फिर यहां एलिमेंट लिया डी आर, उसके साथ ई डॉट डी आर लिया, पूरी लाइन के ऊपर आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बट सिंपली अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। निजा, चार्ज कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट होता है उसे इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, इसीलिए बाहर ले गए। जो कांस्टेंट होगा उसे आप इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, इसीलिए क्यू को इंटीग्रल के बाहर ले आए। सनाउल, कंजर्वेटिव और यूनिफॉर्म दो अलग अलग चीजें। यूनिफॉर्म का मतलब होता है पोजीशन से इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी। ये दो अलग अलग नोटेशंस हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट हो। ये कंजर्वेटिव फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब होगा वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर जाएगा, अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। तो कंजर्वेटिव और यूनिफॉर्म को मिक्स मत करो, दो अलग अलग चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, दो अलग अलग चीजें। सनाउल, हुआ क्लियर? अच्छा जी, इतना मैं रब कर रहा हूं, ये लिख लिया सबने? या और कोई डाउट है किसी का? दीपक, हबीब, रेहान, रिक्जन। मरियम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फील्ड, जो कंजर्वेटिव फील्ड है, ये कंजर्वेटिव फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकती है। अभी तो मैंने नॉन यूनिफॉर्म लेकर सॉल्व कर दिया। अगर ये यूनिफॉर्म होती तो इंटीग्रल नहीं आता, बस ऐसा हो जाता है क्यू ई डॉट डेल्टा आर इज 0, क्लोज पाथ के लिए 0 हो जाता। निल्जा, एफ एक्स माइनस क्यू ई, हाँ एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ क्यू है निल्जा, यहां भी एफ एक्सटर्नल माइनस ऑफ क्यू है। यस, हाँ निल्जा, एफ एक्सटर्नल यहां भी माइनस ऑफ क्यू है, क्यू ई। इसे रब कर रहा हूं मैं। अच्छा, ये आपका हो गया। अब समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है ये आपको देखना है। तो देखो जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बता रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही थी कि चार्ज के अराउंड उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि एक सिंगल चार्ज भी है तो वो अपने अराउंड फील्ड जनरेट करेगा। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही चीज डिफाइन करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंस electrical properties around a charge इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज बताएगा चार्ज की इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में नहीं, स्केलर फॉर्म में बताएगा कि इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की इन स्केलर फॉर्म। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। एक सिंगल चार्ज होगा तो वो भी अपना पोटेंशियल जनरेट करेगा फील्ड की तरह। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। अब ये समझो कि इसको एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले जरा सा समझ लो कि पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए एक चार्ज है कैपिटल क्यू, कोई पॉइंट ए ले लिया। मैं आपसे कहता हूं क्यू का इफेक्ट यहां तक एग्जिस्ट करता है, क्यू की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ए पर एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स यहां पर क्यू का पोटेंशियल होगा वी ए। फिर मैं कहता हूं क्यू का इफेक्ट यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। इफेक्ट एग्जिस्ट करने का मतलब है यहां भी पोटेंशियल होगा। सो वी ए एंड वी बी आर पोटेंशियल्स of charge q तो वी ए और वी बी चार्ज क्यू का पोटेंशियल है ए और बी पॉइंट्स पर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर चार्ज क्यू का जो पोटेंशियल है दैट इज ए एंड। आपको ये पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप सिर्फ इतना काम करोगे, पोटेंशियल किसका है? कैपिटल क्यू का। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज, किसी और चार्ज की जरूरत नहीं है। लेकिन डिराइव करने के लिए हर हाल में यार एक टेस्ट चार्ज लेकर आना होगा। आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे, इस टेस्ट चार्ज को आप बी से उठाकर ए तक लेकर आएंगे। जैसे ही आप टेस्ट चार्ज लोगे ना, इस टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेकर आना है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कैपिटल क्यू क्या करेगा? इसे रिपेल करेगा, यहां रिपेल करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी है और चार्ज क्यू को फील्ड के अगेंस्ट लेकर आना है बी से ए। और उस वर्क डन को मैं ऐसे कह रहा हूं डब्ल्यू बी ए एक्सटर्नल। दिस इज वर्क डन। बहुत ढंग से सुनना, इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी चार्ज क्यू फ्रॉम बी टू ए। अली इंतजार कर रहा था कि मैं कहूं कि रिपीट नहीं करूंगा और फौरन फिर से रिपीट करवाएगा। एक तो तुम लोगों की जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये, तुम्हारा कंसंट्रेशन स्पैन बहुत खराब है। 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा एक चीज पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते, दिमाग पता नहीं कहां कहां जाता है। सुनो दोबारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बताएगा एक चार्ज के अराउंड। कि आपने एक चार्ज ले लिया, मान लो ये चार्ज है, इसके अराउंड इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? कोई और चार्ज ले आया तो ये वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट कर देगा, ये वाला चार्ज उसे रिपेल कर देगा। तो एक चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेगा, और स्केलर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी, अगर एक सिंगल चार्ज भी होगा तब भी वो चार्ज अपने अराउंड पोटेंशियल जनरेट करता है। आपने एक चार्ज क्यू लिया,
अब देखो डिफाइन एग्जैक्टली कैसे करेंगे, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई कि है क्या चीज। आपने एक चार्ज क्यू लिया, मैं कह रहा हूं चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ए पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है। चार्ज क्यू की प्रॉपर्टी बी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है, बी का पोटेंशियल वी, तो वी और वी पोटेंशियल किसके आ गए, क्यू। अब परेशानी ये कि कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो कैलकुलेट करने के लिए तुमने यहां टेस्ट चार्ज रखा, कैपिटल क्यू, क्यू को रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तुम इसे फील्ड के इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स कोशिश करेगी कि इधर चला जाए, तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना चाहते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसको बी से लेकर ए तक लाने में कुछ तो वर्क डन करना होगा, वो वर्क डन ये रहा। WBA external is work done by external force to carry charge Q from B to A. B से A तक चार्ज Q को लाने में जो वर्क डन करना होगा, that work done is this. अली, अब नहीं करूंगा फिर रिपीट, यहां तक हो गया ना, चलो। B से A तक लाने में इतना वर्क डन कर लिया। अब इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखो कैसे डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB होगा वर्क डन B से A तक लाने में बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। B से A तक लाने का जो वर्क डन है VA माइनस VB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज बाय एक्सटर्नल फोर्स divided by the magnitude of test charge. This is the definition of potential difference, work done by test charge. जैसे यहां देखो F by Q इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी, ऐसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। बस फर्क कितना है, देखो फील्ड और पोटेंशियल में फर्क क्या है। फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर है। फील्ड को फोर्स से कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल को वर्क डन से कनेक्ट करते हैं। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट, यार कोई एक बता दो इसकी एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए। हाँ देखो डॉर्जे ने बताया, वर्क डन बाय चार्ज, हाँ, जूल पर कूलम। एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम। चलो भाई लिख दो जल्दी से इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ देखो और आंसर्स आए। जूल पर कूलम को तुम वोल्ट भी कह सकते हो। जल्दी लिख डालो फिर आगे बढ़ते हैं, और जब तक डाउट्स बताओ मुझे यहां तक और क्या क्या डाउट है। मास स्वालेहा। जी आयशा, दोनों स्केलर है। असल में ये दो चीजें नहीं है, पोटेंशियल ही एक चीज है, उसको दो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हाँ दोनों स्केलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स से वर्क डन कैलकुलेट कर दें तो कोई परेशानी नहीं मरियम, और अच्छा है, अभी आ ही रहा हूं मैं, उसी चीज पर आ रहा हूं। बच्चे समझदार हो गए। वहीं आ रहा हूं मैं, वहीं आ रहा हूं जो तुम सोच रही हो, मैं उसी पर आ रहा हूं। इसके बाद बस ये रब कर दूं, सब लिख लें तो फिर वहां आता हूं। अब देखो ये जो वर्क डन था ना, वी ए माइनस वी बी is work done from B to A by external force divided by test charge। इसको हमने ऐसे लिखा था, माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ B to A E डॉट डी आर।
डिवाइडेड बाय क्यू। तो देखो क्यू से क्यू कट गया, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक और रिलेशन आ गया, माइनस ऑफ बी टू ए ई डॉट डी आर। बी से ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता है उसे इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर वो आपसे कहता है डेफिनेशन लिखो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो देखो डेफिनेशन इस एक्सप्रेशन से आती है, ये है ना वी ए माइनस वी बी इज डब्ल्यू बी ए एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई क्यू। अगर मैं क्यू ले लूं प्लस 1 कूलम का चार्ज ले रहा हूं, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी ए। तो अगर टेस्ट चार्ज मैंने 1 कूलम का ले लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन के इक्वल आ गया। तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आ जाती है एग्जाम्स में। सो पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is work done carrying a unit positive test charge ये ना पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आया, वर्क डन के। कब, जब टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव ले लिया। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another against the electric field। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क डन करना होगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब डाउट्स देखो, डॉर्जे का डाउट है सर चार्ज मूव वेरी स्लोली होगा ना, तो नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव द चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ एक्सेलरेशन जीरो है। यस डॉर्जे, एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो एक्सेलरेशन है। तो हम लिख ही रहे हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लाइन और ऐड कर देते हैं इसमें, विदाउट एक्सेलरेशन। चलो जी लिखो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। डॉर्जे सिर्फ पर यूनिट, ये तो सही है तुम्हारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, लेकिन जब तक कुछ चीजें मेंशन नहीं करोगे ना अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, तब तक कंप्लीट नहीं होगी ये चीजें। और बताओ भाई, डॉर्जे के अलावा और किसी का डाउट है? अली, अयान, जिगमत, मरियम, निल्जा, समीन, शिबा। हो गया, सबने लिख लिया तो रब कर दूं इसे। अभी आएगा मोटम, पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी आएगा। डॉर्जे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो चार्ज को मूव करा के ला ही रहे हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पॉइंट, यहाँ स्मॉल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फील्ड में था लिमिट क्यू टेंड्स टू जीरो, ऐसा कुछ वर्क डन में नहीं आएगा। पोटेंशियल सर एट अ पॉइंट आएगा अभी। हाँ
हाँ, ये एक्सीलरेशन के बिना कैसे मूव किया जा सकता है, मतलब? अगर एक बॉडी है, लेट्स से एक चार्ज है, ये मूव कर रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट्स वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 0 सर। ओके। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब यही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब चलो तुमने ये पूछ ही लिया है तो जीरो एक्सेलरेशन का सिग्निफिकेंस भी समझ लो। अगर ये चार्ज एक्सीलेट करने लगा ना तो ये प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, यहाँ पर लाइट वेव्स जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। असल में होता है क्या है कि अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए तो ये एक्सेलरेटिंग चार्ज इट जनरेट एक्सेलरेटिंग चार्ज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अभी तो हम चार्ज ही पढ़ रहे थे, अब आपके लाइट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक लाइट वेव्स भी आनी शुरू हो जाएंगी, उन्हें भी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना होगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इसीलिए पोटेंशियल में विदाउट एक्सेलरेशन लेते हैं, ये जरूरी है विदाउट एक्सेलरेशन, वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होंगी। ठीक है, ओके सर, ओके। चलो जी इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने लिखा था ना, वी ए माइनस वी बी इज डब्ल्यू बी ए एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय क्यू, तो इसमें जो वी बी है ना, दैट वी बी इज अ रेफरेंस पॉइंट, दिस वी बी इज अ रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है। तो आप इसको ऐसे लिखते हो, दिस इज पोटेंशियल वी ए इज पोटेंशियल एट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये रेफरेंस पॉइंट कहा जाता है। हाँ स्वालेहा क्या पूछ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर जनरेट हो गई तो तुम्हारे चार्ज की कुछ एनर्जी लेकर बाहर चली जाएगी। तो होगा ये कि तुम अगर एनर्जी कैलकुलेट करोगे 10 जूल थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली 5 जूल मिलेगी, क्योंकि 5 जूल तो लाइट लेकर अपने साथ बाहर चली गई है। आपकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स मैच नहीं करेंगे, तो तुम्हें उस लाइट की भी एनर्जी लाकर काउंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा होगा कि तुम ऑप्टिक्स और ये दोनों चीजें एक साथ लेंगे। अभी आते हैं ज़रा इन्फिनिटी पर, पहले इतना लिख लो। क्या पूछ रहा है डॉर्जे? वी ए माइनस वी बी को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। हाँ वो लिखा हुआ तो है, पोटेंशियल डिफरेंस तो लिखा था स्टार्टिंग में, हेडिंग तो यही थी यार, इतना लिख लो। फिर देखो जैनब जो पूछ रही है कि इन्फिनिटी पे ले लें तो क्या होगा, उस पर आते हैं। डन। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्क समझो, चार्ज क्यू लिया, पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए, अभी तक हमने लिया था वी ए माइनस वी बी, अब मुझे चाहिए सिर्फ वी ए क्या होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट बी था ना, उस रेफरेंस पॉइंट को इंफिनिटी पर ले जाते हैं। इंफिनिटी पर पोटेंशियल होता है जीरो, जो रेफरेंस पॉइंट था उस रेफरेंस पॉइंट को उठाकर इंफिनिटी पर ले जाते हैं, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो इसे आप कुछ ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो देखो आपने करा क्या, यहां एक टेस्ट चार्ज रख दिया, टेस्ट चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रही होगी, इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर आना है, कुछ वर्क डन करना होगा। तो वर्क डन इन कैरिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स, हमने वर्क डन ले लिया, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, जो हमने अभी पढ़ा था बी की जगह बस
इंफिनिटी आ गया। अब इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है। रीजन ये है कि इंफिनिटी का मतलब है वो पॉइंट जहां चार्ज की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ना करे। ये चार्ज लिया तो बहुत दूर पॉइंट ले लेते हैं जहां इस चार्ज का इफेक्ट खत्म हो जाता है। अगर चार्ज का किसी पॉइंट पर इफेक्ट खत्म हो गया, उस पॉइंट को आप इंफिनिटी कहोगे। चार्ज का इफेक्ट खत्म होने का क्या मतलब है? फील्ड भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। इसलिए इंफिनिटी पर पोटेंशियल भी जीरो लेते हैं, फील्ड भी जीरो लेते हैं। तो यहां अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, डॉर्जे जो पहले बी था अब वही बी इंफिनिटी पर चला गया, तो वी ए आ गया इंफिनिटी टू ए बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय। तो ये पोटेंशियल है, एक पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए तो इंफिनिटी से ए तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट कर लो, डिवाइड दैट वर्क डन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, यू विल गेट पोटेंशियल एट इट। अब इसे आप एक तरह से और लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, वी ए, भाई ये जो वर्क डन है ना, इस वर्क डन को तुम फील्ड की फॉर्म में लिख दो। क्या लिखा था? माइनस क्यू, और माइनस क्यू तो बाहर भी ले जा सकते हैं, बाहर ही ले जाओ। माइनस क्यू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर इंफिनिटी से लेकर ए तक डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू इस क्यू को कैंसिल कर देगा, तो ए पर पोटेंशियल आ गया माइनस ऑफ इंफिनिटी टू ए ई डॉट डी आर। दिस इज पोटेंशियल एट ए। तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर वो आपसे कहता है भाई डिफाइन करो, तो जो लास्ट डेफिनेशन थी वही इंफिनिटी लगा दो। पोटेंशियल एट अ पॉइंट is work done in carrying unit positive test charge from infinity to that point against electric field without acceleration. चलो भाई सॉल्व करो, इतना लिखो और बताओ मुझे यहां तक कोई डाउट है अगर किसी का।
नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड अभी एक बार लिख लो, फिर सबके डाउट्स एक साथ लेते हैं। हाँ, अब देखें जरा डाउट्स क्या क्या हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? नहीं मरियम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ये न्यूमेरिकली भी कभी सेम नहीं आएंगी। बस ये शो एक ही चीज को कर रही है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है, बट अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक वेक्टर एक स्केलर, मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होंगे। हाँ, ए भी इंफिनिटी पर ले जाओ तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो ए पर भी पोटेंशियल जीरो, टोटल जीरो आ जाएगा। बी और ए दोनों इंफिनिटी पर ले जाइए, पोटेंशियल जीरो सिस्टम का, मजा आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वी जीरो। अच्छा जी, इसके बाद इज अ स्केलर, भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही ये चीज है। SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। इतना लिख डालो जल्दी से, फिर कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं। चलो भाई इतना रब करते हैं। तो अभी तक जो हमने किया ना, दैट्स वेरी जनरल, मतलब किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइंट चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो, लाइन चार्ज हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये सब जो भी हमने डिस्कस किया है ये सब वैलिड होगा। लेकिन अगर वो प्रिसाइसली आपको पॉइंट चार्ज दे दे, तो देखो पॉइंट चार्ज बड़ा स्पेशल है। पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन आता है Q/4πε0 R²। ऐसा ही पॉइंट चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो भाई उस पर आते हैं। तो देखो जी, पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है या फिर खुद से सुन रहा है? तो एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से कुछ आर डिस्टेंस पर मुझे फील्ड चाहिए। भाई मैंने सारे ग्रुप्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सबके लेक्चर्स अपलोड करे थे 11th के रिवीजन के लिए। आज से मैं इंटीग्रेशन यूज करना शुरू कर दूंगा। जैसे इंटीग्रेशन नहीं आता उसको अब से परेशानी आनी शुरू होगी। आपको चाहिए पोटेंशियल चाहिए एट पी पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू क्यू। क्यू की वजह से पी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखो यार, ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, रेफरेंस पॉइंट तुम इन्फिनिटी चूज कर लो, इन्फिनिटी पर रख दो चार्ज क्यू, इसे इन्फिनिटी से पी तक लेकर आने का वर्क डन चाहिए। अब फोर्स जो होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो वेरिएबल होती है ना, फोर्स तो वेरी करेगी। तो हम क्या करते हैं, बीच में मेथड समझो, वेरिएबल फोर्स में क्या करेंगे, एक छोटा सा पाथ मैंने चूज कर लिया, इस छोटे से पाथ को हम लिख देते हैं dx। हाँ, सवाल यह क्यू टेस्ट चार्ज है। पहले हम इस टेस्ट चार्ज को C से लेकर D तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ C से D तक लाने का। फिर उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से लेकर फाइनल तक। दोबारा सुन लो, टेस्ट चार्ज को C से D तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल से लेकर फाइनल पोजीशन तक, मींस इंफिनिटी से लेकर R तक। सो कंसिडर, ढंग से देखना है, थोड़ा सा परेशान करेगी डेरिवेशन। टेस्ट चार्ज Q एट C, C पॉइंट पर
मरियम फोर्स इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करेगी, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? टेस्ट चार्ज क्यू को आपने सी पे रख दिया, सोर्स चार्ज से यहां तक का जो सेपरेशन है ये जो सेपरेशन है ये सेपरेशन है x। भाई दोबारा सुन लो, ये एक चार्ज गिवन है कैपिटल Q, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज लो, उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर P तक लेकर आओ, जो भी वर्क डन करना होगा दैट वर्क डन विल बी पोटेंशियल एट P। अब उस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए आपने एक स्मॉल पाथ चूज कर लिया CD, C पे चार्ज रख दिया Q, पहले हम C से D तक का वर्क डन लेंगे। तो जब आपने C पर Q रखा तो भाई कैपिटल Q तो C को रिपेल करेगा, Q वाले को इधर रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। तो डॉर्जे पहले हमें वर्क डन चाहिए Q को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में। पहले हम Q को C से D तक लेकर आने का वर्क डन लेंगे, फिर इन्फिनिटी से P तक इंटीग्रेट कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक फोर्स on Q at C, C पर जो Q रखा हुआ है, इस Q पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज 1/4 pi epsilon naught, it's QQ divided by x square। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है 1/4 pi epsilon naught चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q by x square, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगी। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। भाई ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो दूर लेकर जाएगी, तुम्हें तो D तक लाना है। तो D तक लाने के लिए तुम्हें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी। तो एक्सटर्नल फोर्स टू बी अप्लाइड, जैनब डिटेल समझो, डिटेल समझो, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं चाहिए, डिटेल समझो इसकी। एक्सटर्नल फोर्स टू बी अप्लाइड ऑन Q, कि एक एक स्टेप हो क्यों रहा है। तुम्हारे पास जो एग्जाम में पेपर आएगा वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, और तुम्हें जरूरत पड़ेगी इन स्टेप्स की। Q पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एक्सटर्नल फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं? लेफ्ट में। इलेक्ट्रिक फोर्स राइट में एक्ट कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स आप कहां अप्लाई करोगे? भाई आपको तो C से D लेकर आना है ना, तो ये आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी। F एक्सटर्नल शुड बी माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक। रीजन है कि नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसलिए दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं सिर्फ F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड लूंगा, F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय x स्क्वायर के इक्वल आएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर, ये एक्सटर्नल फोर्स आ गई। अब आपको वर्क डन चाहिए, भाई वर्क डन तो दोबारा देख लो बहुत जल्दी से। तुम्हें इन्फिनिटी से P का वर्क डन चाहिए, एक स्टेप में नहीं आ सकता क्योंकि फोर्सेस आर वेरिएबल। स्मॉल पाथ चूज किया C से D तक, C पे चार्ज रखा Q, कैपिटल Q पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा जिसकी वजह से Q राइट में जाएगा। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाय x स्क्वायर। नाउ वर्क डन by external force in carrying charge Q from C to D, dW क्या हो जाएगा? F external डॉट dx। देखो F एक्सटर्नल कहां पर? लेफ्ट में। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट समझो, ये जो dx है ना, ये dx डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन वेक्टर का पार्ट है। dx का डायरेक्शन राइट में, जैसे ये वाला पोजीशन वेक्टर राइट में, ऐसी dx राइट में।
मैं फिर लिख रहा हूं, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। dx इज अ पार्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसे ये राइट में, ऐसे ही ये dx राइट में। तो dx और f एक्सटर्नल में जो एंगल है, दैट एंगल इज 180 डिग्री। तो dw आ गया f एक्सटर्नल dx cos 180। cos 180 इज -1। dw आ गया माइनस ऑफ f एक्सटर्नल इंटू dx। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक लिखो और मुझे डाउट्स बताओ, और जल्दी जल्दी करो, टाइम होने वाला है। अरे 2 मिनट रह गए, खत्म करनी है मुझे डेरिवेशन। जल्दी लिखो जल्दी। हुमा हाँ, थोड़ा बहुत बेस्ड है। चलो जितना लिख लिया, अब जल्दी से इसे रब करते हैं। और देखो, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अब तो वैल्यू रखनी है। एफ एक्सटर्नल तुम्हें पता है किसके इक्वल है? एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल है। 2 को 3 में रख दो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ गया। रुको 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 रुको, अभी मत रुको। तुम्हें चाहिए वर्क डन जो है राइट में, dx की डायरेक्शन राइट में जो है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in carrying q from infinity to p। इंफिनिटी से लेकर p का पोजीशन वेक्टर कितना है? r माइनस ऑफ f एक्सटर्नल dx, दैट्स 4। f एक्सटर्नल हमने यहां लिखा है, 2 को 4 में रख दिया। तो जैसे ही हम 2 को 4 में रखेंगे, 2 को 4 में सब्स्टिट्यूट करते ही आपको वर्क डन आ गया एक्सटर्नल फोर्स का, इट्स माइनस ऑफ इंफिनिटी टू r। F external is 1 over 4 pi epsilon naught. It's q by x square into dx. Work done by external forces minus q by 4 pi epsilon naught। 1 by x square का इंटीग्रल चाहिए जो -1 by x होता है। इसको इंटीग्रेट कर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। चलो, कुछ परेशान हो जाएंगे कि क्या करा मैंने ये। इंफिनिटी से r तक 1 बाय एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल -1 बाय एक्स होता है। q it's -1 by x। Limit is from infinity to r।
माइनस बाहर ले जाओ, वन बाय आर माइनस वन बाय इंफिनिटी, वन बाय इंफिनिटी इज जीरो, work done by external forces QQ by 4 pi epsilon naught r। अब ये जो वर्क डन आ गया ना, इसी वर्क डन से पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल क्या था? वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल at P V is work done by external force divided by charge Q, so that's QQ by 4 pi epsilon naught R। Q कैंसिल हो गया। चलो भाई लिख दो इतना, जल्दी लिखिए इतना, मुझे क्लास खत्म करनी है, इतना नोट करो। हमने सी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पर लिया था ना, सी तो एक्स पर लिया था, लेकिन हम तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाह रहे हैं ना। पी वर्क डन हम ले रहे हैं इन्फिनिटी से पी तक, आपने ये एक्स ले लिया कोई भी वेरिएबल। अब आप जहां से, शाइन ऐसा नहीं है कि तुमने यहां से लिया तो लिमिट भी तुम्हें यहीं से लेनी होगी, एक्स इज एनी वेरिएबल। इसके बाद आप इंटीग्रेशन की लिमिट कुछ भी ले सकते हो, इन्फिनिटी से आर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई सबने लिख लिया, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाँ सनाउल, सेम आईडी पर, सेम आईडी पर।